प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको याद है कि लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने। मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों कैपिटल आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इस क्वेश्चन में एक सेट आपको दिया गया है, वो ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू z, मीन्स जो x है, जो भी इस सेट में एलिमेंट है वो पूर्णांक है। z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का एक समुच्चय है, ठीक है, जिसमें 0 से लेकर 12 तक के सारे इंटीजर्स आपको यूज करने हैं। अब उनमें से दो पार्ट दिए गए। पहले पार्ट में ये रिलेशन है a कॉमा b इज सच दैट मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी 4 का एक गुणज है। मतलब a माइनस बी का जो मापांक आएगा उसमें 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ये चीज हमको प्रूव करनी है कि ये और वो दोनों रिलेशन तुल्यता संबंध है। सबसे पहले मैं इस सेट को कंप्लीट करना चाहूंगा कि ये सेट क्या है आखिर। इस सेट को मैं यहां पर कंप्लीट कर लेता हूं। a इज इक्वल टू 0 से 12 तक के सारे इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 9 10 11 and 12. Okay, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. These are the integers from 0 to 12. Okay, अब हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो a, b टाइप का हो, क्रमित युग्म जिसमें जो भी हो उनमें a में जब b को माइनस करें और उसका मापांक निकालें तो वो 4 का गुणज बन जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसा रिलेशन बनाना। सबसे पहले मैं बना देता हूं 0,0। क्यों? क्योंकि 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आएगा और 0 का मापांक 0 आएगा, उसमें 4 से डिवाइड हो सकता है। आप चेक कर लीजिए, 1,1 भी बन सकता है, 2,2 भी बन जाएगा, 3,3 भी बनेगा, 4,4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 नहीं आएगा क्योंकि 13 तो हमारे सेट में ही नहीं है। अब इतनों में से चेक करें, जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे किसी में भी a में b को माइनस करिए, फिर उसका पूर्णांक, उसका मापांक निकालिए एंड यू विल गेट दैट इट इज डिविजिबल बाय 4। 10 माइनस 10 0, मॉड्यूलस ऑफ 0 इज 0 एंड 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ओके, तो इनमें से तो कोई भी आप ले सकते हैं। एक तो ये बने, अभी और बनेंगे, तो मैं 0 के साथ 4 भी ले सकता हूं। 0 के साथ 4, 0 में 4 माइनस करेंगे -4 आएगा और -4 का मापांक निकालेंगे 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 0 के साथ 8 भी ले सकते हैं हम, 0 के साथ 12 भी ले सकते हैं। ठीक है, इनके उल्टे भी हो सकते हैं, 4,0 8,0 एंड 12,0। किसी में भी आप डिफरेंस निकाल के देखिए, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 0 के साथ कर लिया मैंने। अभी 1 के साथ 1,5 ले सकते हैं, 1, हम 9 ले सकते हैं क्योंकि 1 और 5 का डिफरेंस 4 से डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। और फिर 1 के इनके उल्टे भी ले सकते हैं हम। इसका उल्टा करेंगे तो 9,1, 9 में 1 माइनस करेंगे और उसके बाद 4 से डिवाइड हो जाएगा उसका मापांक। 1 के साथ और तो कोई ले नहीं सकते थे, 5 9, और अगर मैं मैक्सिमम 12 भी लूंगा तो 1 में से 12 11 नहीं आएगा। ओके,
अब 2 से स्टार्ट करिए। 2 के साथ हम ले सकते हैं 6, 2 के साथ हम ले सकते हैं 10, और 2 के साथ और कुछ नहीं आएगा, इनके उल्टे भी आ जाएंगे, 6,2 एंड 10,2। ओके, अब 3 के साथ आप ले सकते हैं 7, फिर 3 के साथ आप ले सकते हैं 11, इनके उल्टे करेंगे तो 7,3, 11,3। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 4 के साथ हम ले सकते हैं, 4 के साथ 8 ले सकते हैं, क्योंकि 4 और 8 का डिफरेंस 4 से डिवाइड हो जाएगा। और फिर 4 के साथ हम 12 ले सकते हैं, इनके उल्टे करेंगे तो 8,4 एंड 12,4 ये भी आ जाएगा। फिर 5 के साथ हम ले सकते हैं, 5 के साथ 9 ले सकते हैं, 5 में 9 घटाओगे -4 का मापांक 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 5 के साथ और तो आप नहीं ले सकते कुछ भी। ठीक, तो इसका 9,5 भी कर लीजिए। फिर 6 के साथ हम ले सकते हैं 10, तो 10,6 भी ले लें। फिर 7 के साथ ले सकते हैं 11, तो 11,7 भी कर सकते हैं। और इसके बाद 8 के साथ आप ले सकते हैं 12, तो 12,8 भी कर सकते हैं। अब इसके बाद 9 के साथ तो कुछ ले नहीं सकते, इधर अगर 5 ले सकते हैं तो 9, 5 हम जरूर ले चुके होंगे कहीं ना कहीं। 9, 5, 9, 5 के साथ 9, ये 9, 5, 5, 9 सारे ले चुके। तो लगभग इतने सारे इस रिलेशन में एलिमेंट्स बनेंगे, जिनके आप अगर उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो 4 से डिवाइड हो जाया करेगा। किसी भी एलिमेंट को चेक करके आप देख सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन, दिस गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और कोई भी रिलेशन तुल्यता संबंध होता कब है? तो कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तब होता है जब वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। तो इसमें हमें सारी चीजें चेक करनी रहेंगी। सबसे पहले हम इस रिलेशन की स्वतुल्यता चेक करते हैं। रिलेशन की स्वतुल्यता चेक करेंगे, उसके लिए आप स्वतुल्यता के लिए क्या देखते हैं? डबलेट्स। डबलेट्स आप देखें, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ हैं सबके डबलेट्स हमने स्टार्टिंग पे ही लिखे थे, सबके डबलेट्स मौजूद हैं। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल लिख देना है बिकॉज A, बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, क्योंकि जितने भी अवयव समुच्चय A में हैं उन सब के डबलेट संबंध R में हैं। देयरफॉर संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सममितता चेक कर लीजिए। सममितता में सबके उल्टे पुल्टे चाहिए, तो जितने डबलेट्स हैं उनको तो चेक करने की जरूरत है नहीं, बाकी को चेक कर सकते हैं। 0, 4 है, 4, 0 है, 0, 8 है, 8, 0, 0, 12, 12, 0 है, 1, 5, 5, 1, 1, 9, 9, 1, सबके आपको उल्टे पुल्टे यहां पर दिख जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्योंकि बिकॉज A, B बिलोंग्स टू R and also B, A belongs to R, for all A and B belongs to set A, जितने भी अवयव सेट A को बिलोंग करते हैं उन सब का अगर A B R में है तो B A भी उनका R में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संबंध R एक सममित संबंध है। सममित संबंध है। ठीक है। इसके बाद संक्रामकता चेक कर लेते हैं इसकी। संक्रामकता के लिए अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी जरूरी है। ठीक है। डबलेट्स तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप चेक करके देख सकते हैं। अगर 0, 4 है
4 4 है तो 0 4 ये है, उधर से आप मत चेक करिए, इधर चेक करिए। 0 4 है, 4 0 है तो 0 0 है, 0 4 है और कहीं 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, 4 8 है तो 0 8 ये भी है, और कोई 4 12, 0 4 है, 4 12 है तो 0 12, 0 12 ये 0 12 है, और कोई 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है, और तो कोई नहीं है। 0 8 है, 8 8 है तो 0 8 यही है, 0 8 है, 8 0 है तो 0 0 भी है, 0 8 है और 8 4 है तो 0 8 8 4 तो 0 4 होना चाहिए। 0 4 आपको कहीं मिलेगा, यहाँ पर है। 0 8 है, 8 12 है तो 0 12 कहीं पर जरूर होगा, 0 12। आप चेक करके देखेंगे सब के आपको ए बी मिलेंगे, बी सी भी होंगे और उनमें ए सी भी होंगे। तो अब मैं ज़्यादा चेक नहीं करूँगा, आप करके देख सकते हैं, सबके मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तथा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। जो भी एलिमेंट्स समुच्चय ए में हैं उन सब के लिए अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तब ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, इसलिए ये वाला संबंध संक्रामक भी है। हम यहां पर लिख सकते हैं अतः संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। अब आप देख रहे हैं कि जो दिया गया संबंध है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए संबंध स्पष्ट है कि संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। स्पष्ट है कि संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ऐसे। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाया। सेकेंड पार्ट यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें जो रिलेशन है वो ए कॉमा बी ऐसा होना चाहिए कि ए और बी दोनों इक्वल हो, मीन्स जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका फर्स्ट और सेकेंड बोथ द एलिमेंट्स शुड बी सेम। ओके, तो ऐसा कौन सा रिलेशन होगा आप खुद देख सकते हैं, जिनका फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट सेम हो। तो ऐसे तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं जिनका फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट सेम हो। देखिए मैं लिखता हूँ 0 0 फर्स्ट सेकेंड सेम, 1 1 सेम, 2 2 सेम, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। तो आप देख रहे हैं जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यहां पर आए हैं सबके फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट्स आपस में सेम है और ये सब डबलेट्स हैं। अब डबलेट्स के बारे में एक बात तो आप सभी बच्चे जानते हैं, मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि अगर केवल डबलेट्स ही हैं तो वो वाले सेट में वो वाला जो रिलेशन होता है वो स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है। ठीक है, इसलिए ये वाला रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सब होगा। और आप अगर लिखना चाहें तो आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। स्वतुल्यता, स्वतुल्यता देखिए जानते हैं, लिखावट कर देनी केवल, तो मैं लिखे दे रहा हूं। बिकॉज ए कॉमा बी A comma A belongs to R for all A belongs to A, therefore संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद सममितता चेक कर लेते हैं। सममितता, क्योंकि a कॉमा b बिलोंग्स टू r तथा b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू a, जो भी एलिमेंट्स सेट A में उन सब के लिए ए बी आर में है तो बी ए बी आर में है। आप चेक करिएगा, आपको मिलेगा। इसलिए संबंध R एक सममित संबंध है। ओके, इसके बाद संक्रामकता। संक्रामकता को आप कैसे प्रूफ करोगे? तो इसके लिए आप लिख सकते हो बिकॉज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तब A कॉमा C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A, जितने भी एलिमेंट A में हैं उन सब के लिए यदि A B R में है, B C है, तो A C भी R में मौजूद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संबंध R एक संक्रामक संबंध है। एक संक्रामक संबंध है। अब आप देख रहे हैं संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं स्पष्ट है कि संबंध R एक सममित संबंध है। एक सममित संबंध है। ओके, ये सेकंड पार्ट हो गया। इसमें एक और बात लिखी हुई है बेटा, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव, थोड़ा सा इसका भी मैं यहां पर नोट कर देता हूं कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मैं यहां पर लिखे देता हूं, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव। तो प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं आप देखिए, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। एक से संबंधित अवयव एक भी है, और एक से संबंधित अवयव कौन से हैं? वन से रिलेटेड अवयव 5 भी है, वन से रिलेटेड 9 भी है, और 5 9 और कहीं वन से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। ओके, वन से रिलेटेड एलिमेंट्स बस। तो एक से संबंधित अवयव इतने हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एक से रिलेटेड अवयव 5 है, एक से रिलेटेड 9 भी है, और तो एक से रिलेटेड एक खुद भी है। तो इसलिए प्रत्येक दशा में एक से संबंधित ये 3 एलिमेंट्स है, 1 5 एंड 9। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, आप इसे नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आप देखें, लिखा हुआ है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, और उसमें 5 पार्ट्स बना के दिए हुए उन्होंने। उनमें से पहले पार्ट में लिखा हुआ है सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। सममित हो, स्वतुल्य और संक्रामक ना हो, ऐसा एक एग्जाम्पल आपको देना है। दूसरे में मैंने यहां से देख करके बुक से और ये सब नोट कर लिया है। दूसरे में संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य और सम्मित नहीं चाहिए। तीसरा एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो स्वतुल्य हो, सममित हो लेकिन संक्रामक ना हो। चौथे में एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो स्वतुल्य हो, संक्रामक हो लेकिन सम्मित ना हो। पांचवें में मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो सम्मित हो, संक्रामक हो पर स्वतुल्य ना हो। सम्मित संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, ऐसा एक एग्जाम्पल हमको चाहिए।
चलिए इसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक सबसे छोटा सेट मैं अपने आप से ले लेता हूं, कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया 1 2 3। ओके, ये हमने एक सेट ले लिया और इसी से हम इनके एग्जाम्पल्स बनाते जाएंगे। एग्जाम्पल, इन सब के एग्जाम्पल्स बना के हमको लिखने हैं। इसका भी एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल हमको लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके एग्जाम्पल्स लिखना। सबसे पहले तो देखिए इसमें जो दिया गया है, एक ऐसा रिलेशन आपको चाहिए जो सममित हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। सममित हो यानी कि एलिमेंट्स के उल्टे पुल्टे मौजूद हो। आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 लिख दीजिए, 2 1 लिख दीजिए। देखिए क्या ये सममित है? ये सममित है। 1 2 है, 2 1 है, तो सममित है। ठीक है, लेकिन क्या ये स्वतुल्य है? स्वतुल्य के लिए डबलेट चाहिए, डबलेट नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए, संक्रामक के लिए 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 चाहिए, वो भी नहीं है। बस इतना ही लिखा रहने दें आप। अब आप देख सकते हैं ये सममित है लेकिन रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य क्यों नहीं है? क्योंकि डबलेट नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है, संक्रामक नहीं है। संक्रामक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, पर 1 1 नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। हो गया हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेते हैं, ट्रांजिटिव चाहिए मुझको। ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव अगर उसको होना चाहिए तो आप जानते हैं ए बी हो, बी सी हो और ए सी भी होना चाहिए। तो यहां पर मैं ऐसे ले लेता हूं, 1 1 नहीं, 1 2 है, कुछ भी ले लो, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है। अब जो भी आपको करना है पहले उसको बना लेते। जैसे ट्रांजिटिव बनाना था तो हमने ट्रांजिटिव बना लिया कि 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है, ट्रांजिटिव हो गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए डबलेट चाहिए, डबलेट्स नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए सबके उल्टे पुल्टे चाहिए, तो 1 2 है पर 2 1 नहीं है। ओके, दिस इज आवर एग्जाम्पल। आप चेक करें, संक्रामक है, संक्रामक है क्योंकि 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी है, संक्रामक है। लेकिन स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? स्वतुल्य में डबलेट्स चाहिए, डबलेट्स नहीं है। सममित भी नहीं है, सममित नहीं है क्योंकि उल्टे पुल्टे चाहिए। 1 3 है तो 3 1 चाहिए, नहीं है, तो इसलिए सममित भी नहीं है। ये थर्ड नंबर एग्जाम्पल पर आते हैं। हमको स्वतुल्य चाहिए, सममित चाहिए, लेकिन संक्रामक नहीं चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको स्वतुल्य चाहिए। स्वतुल्य चाहिए तो सबके डबलेट्स जरूर चाहिए मुझे इनके। तो मुझे 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया? स्वतुल्य हो गया। अब सममित चाहिए। अभी के हिसाब से तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सब कुछ है ये, तो मुझे स्वतुल्य और सममित चाहिए, संक्रामक नहीं चाहिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 2 2 1। अब 1 2 2 1 है तो सममित तो है, स्वतुल्य इसकी वजह से है। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, तो अभी ये संक्रामक भी है। संक्रामक के लिए हमको संक्रामक नहीं रखना है इसको, तो हम कर लेते हैं 2 3 3 2। आप चेक कर लेते हैं इसको जरा कि ये कैसा बना। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, संक्रामक आ गया। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 नहीं है, बन गया। देखिए ये एक एग्जाम्पल बना बेटा, जिसमें हमको क्या क्या रखना है? स्वतुल्य चाहिए। सभी लोग फिर से चेक करें ध्यान से। स्वतुल्य चाहिए तो मैंने सारे डबलेट्स नोट कर दिए, पहले स्वतुल्य बना दिया। सममित चाहिए, सबके उल्टे पुल्टे आपको चाहिए, तो यहां तक तो चेक नहीं करना। 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, ठीक। सममित भी है। संक्रामक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 चाहिए और 1 3 हमारे इस रिलेशन में मौजूद नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो स्वतुल्य है, सममित है, पर संक्रामक नहीं है। आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं। एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, लेकिन सममित ना हो। देखिए कैसे। स्वतुल्य हो तो स्वतुल्य के लिए तो पहले तो सारे डबलेट्स चाहिए,
1 1 2 2 3 3। हमने क्या बना दिया, इसको स्वतुल्य बना दिया हमने। ठीक है, अब संक्रामक भी बनाना है मुझे, तो संक्रामक बनाने के लिए मैं लिख सकता हूं 1 2 2 3 1 3। देखिए संक्रामक भी है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके आगे चेक किया तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी है, संक्रामक भी हो गया। क्या ये सममित है, तो चेक करके देख लीजिए। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, लेकिन पूरे रिलेशन में कहीं पर भी 2 1 आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, फिर से एक बार चेक करें बेटा, क्या ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, तो आंसर है स्वतुल्य तो है। क्या ये संक्रामक है, संक्रामक के लिए चेक करो, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है। ओके, सिमेट्रिक है, सम्मित, सम्मित के लिए सारे एलिमेंट्स के उल्टे चाहिए हमको। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, लेकिन 2 1 नहीं है। 2 3 है तो 3 2 चाहिए, पर 3 2 नहीं है। एक ही एलिमेंट से चेक हो जाएगा कि वो नहीं है। और इस तरह से ये एग्जाम्पल बन गया हमारे 4th पार्ट का। नेक्स्ट 5th पार्ट हमको चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक चाहिए ना आपको, सबसे पहले सिमेट्रिक में एलिमेंट्स के उल्टे पुल्टे होने चाहिए, तो मैं कर देता हूं 1 2 2 1 और 1 1। आप देखो इसको पहले, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, फिर 2 1 है तो 1 2 है, 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1, यही है, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है क्या? 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए सभी एलिमेंट्स के डबलेट चाहिए, पर आप ध्यान से देखें यहाँ सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स नहीं है, केवल 1 का डबलेट तो है, 2 और 3 के डबलेट्स मौजूद नहीं है। इस तरह से ये हमारा लास्ट हो गया। सिमेट्रिक है कैसे, मैं फिर से एक बार चेक करके दिखा दूं। सिमेट्रिक है क्योंकि सारे एलिमेंट्स के उल्टे पुल्टे हैं। ट्रांजिटिव है क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 यहां पर है। ठीक है, और ट्रांजिटिव के लिए आप चेक कर सकते हैं, 2 1 है, 1 2 है, तो 2 2, 2 1 है, 1 2 है, तो 2 2 भी यहां पर हम कर लेते हैं। 2 1 है, 1 2 है, तो 2 2 ये है, 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 ये है। हाँ ठीक है, अब बनेगा ये। एक बार मैं फिर से चेक करके दिखा देता हूं आपको। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखिए सबके उल्टे पुल्टे, 1 2 है, 2 1 है, 2 1 है, 1 2 है, 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है। ठीक, सिमेट्रिक चेक हो गया। ट्रांजिटिव, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 है, 2 1 है, 1 2 है, तो 2 2 है, 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 है, ये है, 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 है। ठीक है, 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 भी है, और इस तरीके से ट्रांजिटिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि अभी भी इसमें 3 का डबलेट उपस्थित नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में ये हमारे पास 1 2 3 4 5 सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो प्लीज आप इसे नोट करें। इसके बाद हम लोग 11 नंबर पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, एक समुच्चय है जो कि समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। R इज इक्वल टू P कॉमा Q, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसको बेटा मैंने सिंबल्स में लिख लिया है कि अगर मैं O मूल बिंदु को मान लेता हूं तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी OP और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी OQ, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा एक रिलेशन है। तो मैंने उसे छोटे रूप में यहां पर बना के लिख दिया है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो कि मूल बिंदु नहीं है, P इज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है।
ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले तो प्रूव करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है हमारा, आप देखें, एक एक को प्रूव करते हैं। स्वतुल्यता पहले, स्वतुल्यता के लिए मैं लिख देता हूं कि यदि P, Q बिलोंग्स टू R, इंप्लाई करता है कि OP इज इक्वल टू OQ, ओके, तब अगर मैं ऐसे लिख दूं दैट P, P बिलोंग्स टू R इंप्लाई करता है OP इज इक्वल टू OP, तो OP का OP के बराबर होना ये कोई असत्य तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है OP अगर OP के बराबर है तो ये बात गलत नहीं है, ये तो सही है कि कोई एक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी फिर उसी बिंदु के मूल बिंदु से दूरी आपस में बराबर ही होंगे, तो OP इज इक्वल टू OP। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसलिए संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद सममितता यहां पर हम चेक करेंगे। सममितता, सममितता के लिए लिखेंगे यदि P, Q बिलोंग्स टू R इंप्लाई करता है OP इज इक्वल टू OQ, तब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं Q, P बिलोंग्स टू R इंप्लाई करता है OQ इज इक्वल टू AP। आप चेक करके बताएं, अगर OP OQ के बराबर है तो क्या ये लिखना सही होगा कि OQ भी OP के बराबर है? ऑब्वियसली बिल्कुल सही होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सत्य है। अगर ये सत्य है और ये भी सत्य है तो दिया गया संबंध सम्मित है, इसलिए संबंध R एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, ओके। संक्रामकता, संक्रामकता के लिए हमको दो एलिमेंट्स चाहिए, तो लिखेंगे कि यदि P, Q बिलोंग्स टू R इंप्लाई करता है कि OP इज इक्वल टू OQ, तथा Q, S बिलोंग्स टू R इंप्लाई करता है OQ इज इक्वल टू OS, तब ये लिखना कि P, S बिलोंग्स टू R जो इंप्लाई करता है OP इज इक्वल टू OS, ये सत्य है या असत्य है? तो बेटा ये आप भी देख रहे हैं कि अगर OP OQ के बराबर है और OQ OS के बराबर है तो फिर तो OP OS के बराबर हुआ ना। आप देखो ना, OP OQ के बराबर है, OQ OS के बराबर है, तो OP OS के इक्वल हो गया। तो ऐसा कहना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए संबंध R एक संक्रामक संबंध है, संबंध R एक संक्रामक संबंध है। अब आप देखिए R स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। इसमें एक चीज बेटा आपको और इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है, और वो ये है, लिखा है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो कि मूल बिंदु पर नहीं है। बिंदु P जो कि मूल बिंदु पर नहीं है, इसका मतलब मूल बिंदु अगर यहां पर है 0,0 पर, तो यहां पर बिंदु P नहीं है, बिंदु P और कहीं होगा। मान लिया बिंदु P यहां पर है, संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अब देखिए P से संबंधित कौन से बिंदु हैं? P से संबंधित ऐसे सभी बिंदु होंगे
जिनकी मूल बिंदु से दूरी कैसी होगी, बराबर। बात समझ आ रही है? P से संबंधित कौन से बिंदु होंगे, तो इस रिलेशन के मुताबिक P से संबंधित वो सारे बिंदु माने जाएंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी। तो अगर मूल बिंदु से दूरी P की इतनी है तो इतनी ही दूर एक दूसरा बिंदु लीजिए, इतनी ही दूर एक तीसरा लीजिए, चौथा लीजिए, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे अगर सारे बिंदु लेंगे तो ये सारे बिंदु मिलाने से एक वृत्त ही तो बनेगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि बिंदु P जो कि मूल बिंदु में नहीं है, इससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो आप देखें बेटा, ऐसा एक वृत्त ही तो बन रहा है कि मूल बिंदु उसका सेंटर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी शो कर सकते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम दिखा सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में एक समुच्चय है ए, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है ये, उसमें एक रिलेशन है T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। दो त्रिभुज हैं T1 और T2, इसमें T1 T2 के समरूप है। इसको ऐसे लिख देना चाहिए मुझे, समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले तो इसको करना है मुझे, और मैं पहले इसको करके दिखाता हूं आपको, इसके बाद ही हम नोट करेंगे। इससे आगे का पार्ट भी इसमें लगा है, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी स्वतुल्यता चेक करूंगा, क्योंकि मुझे ये तुल्यता संबंध दिखाना है, और तुल्यता संबंध वही संबंध होता है जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो इसको करके देख लेते हैं। स्वतुल्यता, क्योंकि T1, T2 बिलोंग्स टू R, T1, T2 बिलोंग्स टू R, और इंप्लाई करता है कि T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है, इसलिए ये कहना कि T1, T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R इंप्लाई करता है कि T1 T1 के समरूप है। क्या ऐसा कहना कुछ गलत है कि कोई एक त्रिभुज स्वयं अपने ही समरूप हो? कुछ गलत नहीं है ऐसा कहना। इसका मतलब है अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सत्य है कि कोई भी ट्रायंगल स्वयं अपने समरूप होता ही है। आप हमेशा याद कर लीजिए। तो अगर एक त्रिभुज T1 है तो वो स्वयं अपने यानी कि T1 के समरूप है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर सही है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। सममितता चेक करते हैं इसकी। सममितता चेक करने में हमको लिखना है कि यदि, क्योंकि T1, T2 बिलोंग्स टू R इंप्लाई करता है कि T1 T2 के समरूप है। ओके, T1 T2 के समरूप है। तो अगर T1 T2 के समरूप है तो फिर क्या ये लिखना कुछ उचित रहेगा या गलत होगा कि T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R इंप्लाई करता है कि T2 T1 के समरूप है। आप देखें, अगर एक ट्रायंगल T1 T2 के समरूप है तो दूसरा ट्रायंगल T2 T1 के भी तो समरूप होगा। अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तो ये इसके समरूप भी तो कहा जाएगा, और इसमें कोई गलती नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो हम लिख देंगे सत्य है। अगर सत्य है तो क्या समझ में आया हमको ये समझ में आया कि जो संबंध R है वो सममित संबंध है। संबंध R एक सममित संबंध है।
संबंध R एक सममित संबंध है। इसके बाद अगला लेना है हमको संक्रामक। संक्रामकता सिद्ध करनी है कि संक्रामक है कि नहीं है। इसमें करेंगे यदि T1, T2 बिलोंग्स टू R, इंप्लाई करता है कि T1 T2 के समरूप है तथा T2, T3 बिलोंग्स टू R इंप्लाई करता है कि T2 T3 के समरूप है। T2 T3 के समरूप है, ठीक है। तब ये लिखना कि T1 T3 बिलोंग्स टू R इंप्लाई करता है कि T1 T3 के समरूप है। ये लिखना कैसा होगा, आप देखें, तीन त्रिभुज हैं T1 T2 T3। T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो जो T1 है वो T3 के समरूप तो हो सकता है भाई। तीन त्रिभुज अगर है, एक T1 T2 T3, अब अगर इनमें से पहले T1 T2 समरूप है, फिर T2 T3 समरूप है, तो T1 भी तो T3 के समरूप होगा। ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप रहेंगे, इसलिए ये लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये लिखना पूरी तरह से सत्य है, ठीक है। तो ये संक्रामकता सिद्ध हुई, हम लिख सकते हैं। इसलिए संबंध R एक संक्रामक संबंध है। संबंध R एक संक्रामक संबंध है। अब आप देख रहे हैं कि जो संबंध हमको दिया गया है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो ऐसे संबंध तो तुल्यता संबंध होते हैं, तो हम सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो ये तुल्यता संबंध प्रूव हो गया। अभी इसमें कुछ चीजें और जुड़ी हुई है, उनको भी पढ़ते हैं, आप जरा ध्यान से देखें। लिखा है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज। इन्होंने समकोण त्रिभुज दिया है। एक समकोण त्रिभुज ऐसा दिया है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है। एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसकी भुजाएं हैं 3, 4, 5। एक दूसरा त्रिभुज इन्होंने दिया है जिसकी भुजाएं हैं 5, 12, 13। 5, 12 और 13। और एक तीसरा भी ट्रायंगल दिया गया है जिसकी जो साइड्स है वो है 6, 8, 10। 6, 8 और 10। अब उन्होंने पूछा पर विचार करने, आपको इन तीनों त्रिभुजों पर विचार करने। ये त्रिभुज है T1, इस त्रिभुज का नाम T2 और ये त्रिभुज है T3। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? संबंधित का मतलब है कौन से त्रिभुज परस्पर समरूप हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुजों की एक प्रॉपर्टी आपको शायद क्लास 10th में भी पढ़ाई जाती है, क्या कि दो अगर त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। करके देखो, इसकी पहले इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात निकालो, तो 3/5, 4/12, 3/5, 4 संगत भुजाओं का अनुपात चाहिए, याद रहे। इसका, इसका, इसका और इसका, इसका और इसका। तो आप तीनों त्रिभुजों को अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दो की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं मिलेगा। 3/5 इज नॉट इक्वल टू 4/12। ओके, अब इसका और इसका चेक करिए। 3/6 इज इक्वल टू 1/2। 4/8 इज इक्वल टू 1/2। 5/10 is again 1/2, means we can say that T1 and T2 are similar triangle. T1 और T2 समरूप त्रिभुज, नो सॉरी, T1 और T3 समरूप त्रिभुज हैं। स्पष्ट है कि उन्होंने क्वेश्चन किस तरह से पूछा। क्वेश्चन पूछा T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, तो हम लिख सकते हैं स्पष्ट है कि त्रिभुज
T1 और T3 परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही दोनों समरूप हैं और संबंध समरूपता का था। समरूप कैसे हैं? क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात सब अनुपात बराबर है। तो इस तरह से ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टू क्वेश्चन 13। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिए। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, यानी कि एक समुच्चय ए है जो कि समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। समुच्चय ए समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। और एक रिलेशन है P1, P2 इज सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1, P2 इज सच दैट P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। आपको सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो पहले इसी को कर लेते हैं, इसके बाद अगला उसका पार्ट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले अगर तुल्यता संबंध प्रूव करना है तो इसे स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टीज चेक करते जाते हैं। स्वतुल्यता देखते हैं है कि नहीं है। दो बहुभुज है P1 और P2, ठीक है, तो स्वतुल्यता चेक करनी है। देखिए इस पे हम ऐसे करेंगे, बिकॉज P1, P2 बिलोंग्स टू R। अगर कोई एक ऐसा क्रमित युग्म है जो कि रिलेशन R को बिलोंग करता है, तो ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि P1 व P2, P मीन्स पॉलीगन, पॉलीगन मीन्स बहुभुज, इसीलिए P1 और P2 पहले बहुभुज और दूसरे बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान है। की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक, तो क्या ये लिखना उचित होगा? देयरफॉर P1, P1 बिलोंग्स टू R इंप्लाई क्या करेगा? P1 व P1 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। तो ये तो बेटा ऑब्वियसली बिल्कुल ट्रू है। कैसे? कि अगर आप एक पॉलीगन कोई आपने लिया, उस सेट में से जो समुच्चय है बहुभुजों का, वहां से अगर एक बहुभुज आपने उठाया P1, आपने उसकी भुजाओं की संख्या काउंट की, ओके, रख दिया। फिर कौन किसको उठाया? P1, फिर वही उठा लिया आपने और फिर उसकी भुजाएं काउंट की, तो संख्या समान तो मिलेगी। आप एक ही बहुभुज को 2 बार काउंट करेंगे उसकी भुजाएं, तो ऑब्वियसली उसकी भुजाओं की संख्या समान मिलेगी। और ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बात तो पूरी तरीके से सत्य है। अच्छा, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि संबंध R एक तुल्यता संबंध है। संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता नहीं, सॉरी, स्वतुल्य संबंध है। आई एम सॉरी, यहां पर लिखना पड़ेगा स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तुल्यता तो तब प्रूव होगा जब स्वतुल्य सम्मित और संक्रामकता प्रूव हो जाएगी। अब सममितता, सममित संबंध है कि नहीं इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लिखेंगे बिकॉज P1, P2, या आप लिख सकते हैं यदि P1, P2 बिलोंग्स टू R, इंप्लाई करता है कि P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है।
तब P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R इम्प्लाई करता है कि P2 व P1 की भुजाओं की संख्या समान है। क्या ये कहना सही होगा? बहुत अच्छा है कि अगर दो बहुभुज हमने लिए वहां से, उनमें से एक बहुभुज ये और एक बहुभुज ये हमने उठा लिया। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें जितनी भुजाएं हैं उतनी ही भुजाएं इसमें हैं। तो ये P1 है और ये P2, तो P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। तो क्या ये कहना सही होगा कि P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है? तो ये भी तो सही होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। तो हम इसके सामने लिख देते हैं सत्य है। और अगर सत्य है इसका मतलब ये भी एलिमेंट उस रिलेशन में होगा। अगर ये भी एलिमेंट है, P1 P2 है, P2 P1 भी है, उल्टा पुल्टा है तो सम्मित हो गया। इसलिए संबंध R एक सममित संबंध है। संबंध R एक सममित संबंध है। ओके, संक्रामकता चेक कर लो। संक्रामकता के लिए यदि P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाई करता है P1 व P2 की भुजाओं की संख्या, P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाई करता है कि P2 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तब P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाई करता है P1 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, ये कहना सत्य है या असत्य है? आप देखें, इस बार हमने तीन बहुभुज उठाए, P1 P2 और P3, तीन बहुभुज लिए। इसमें जितनी भुजाएं हैं उतनी ही इसमें है, और इसमें जितनी भुजाएं हैं उतनी ही इसमें है। तो क्या ये कह सकते हैं कि इसमें जितनी भुजाएं उतनी ही इसमें है? बिल्कुल सही है। इसकी और इसकी भुजाओं की संख्या बराबर, इसकी और इसकी भुजाओं की संख्या बराबर, तो इसकी और इसकी भुजाओं की संख्या भी तो बराबर होगी। तो ऐसा कहना बिल्कुल सत्य ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि असत्य हो, ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि संबंध R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब दिया गया संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अतः संबंध R तुल्यता संबंध है। इसलिए संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ठीक। अब इसमें ये देख लेते हैं कि और क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित आपके पास एक ऐसा त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 3, 4 और 5। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री का रहता है। 3, 4 और 5 लंबाई वाली भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A
के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करिए। अब समुच्चय ए समस्त बहुभुजों का समुच्चय है और एक त्रिभुज आपने को दिया गया। इस त्रिभुज आपसे बोला गया है कि इस त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करें। तो इस त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के समस्त अवयवों का समुच्चय, बेटा ये बड़ा सिंपल है। समुच्चय ए समस्त बहुभुजों का समुच्चय है, उसमें 3 भुजाओं वाले, 4 भुजाओं वाले, 5, 6 सब भुजाओं वाले समुच्चय बहुभुज उपस्थित हैं। आपको त्रिभुज केवल दिया गया है, तो त्रिभुज से संबंधित जिनमें भुजाओं की संख्या बराबर हो, भुजाओं की संख्या बराबर चाहिए और मुझे कुछ बराबर नहीं चाहिए। तो अगर ये त्रिभुज आपको दिया गया है तो यहां से इस सेट से ऐसे सारे बहुभुज उठा लो जिनमें 3 भुजाएं हों। अगर ऐसे सारे बहुभुज उठा लेते हैं जिनमें 3 भुजाएं होंगी तो वो सब त्रिभुज ही तो होंगे। इसलिए समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ही ऐसा हो सकता है। ये गुण समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे आते हैं। लिखा हुआ है मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। एक समुच्चय L दिया गया है। एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, जितनी लाइंस एक्स वाई तल में स्थित है उन सब का समुच्चय L है। और एक संबंध R दिया गया है L1, L2। L1 समांतर है L2 के, L1 इज पैरेलल टू L2। तो उस भाषा को मैंने सिंबल में लिख दिया यहां पर, L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, तो ये हमने सिंबल्स में इसको डिनोट कर दिया है कि L2 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध करिए R एक तुल्यता संबंध है। पहले यही काम कर लेते हैं, R को तुल्यता संबंध दिखा लेते हैं, इसके बाद उसका नेक्स्ट पोर्शन हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले तुल्यता दिखाने के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सभी दिखाना है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्यता चेक करेंगे। स्वतुल्यता आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए करना रहेगा कि यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि L1 इज पैरेलल टू L2। तब L1, L1 बिलोंग्स टू R, L1 इज पैरेलल टू L1। एक रेखा L1 है और वो रेखा स्वयं अपने ही समांतर है। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर है बेशक हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी तरह से सत्य है कि एक लाइन स्वयं अपने ही समांतर हो। आप एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन हमने ये खींची और मैंने बोला यही लाइन फिर से खींचो, तो अब उस लाइन को ऐसे तो नहीं खींच दोगे ना, उस लाइन को इसी के बगल में ऐसे ही फिर खींचोगे। तो स्वयं एक लाइन स्वयं अपने ही समांतर तो हो सकती है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। अगर सत्य है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद सममितता, सममितता प्रूफ करना है तो लिखेंगे कि यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R है, तो ये इंप्लाई करता है दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तब L2, L1 बिलोंग्स टू R क्या इंप्लाई करता है कि L2 पैरेलल L1, यानी कि L2 L1 के पैरेलल है। क्या ये कहना सत्य है? अगर एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है
तो L1 और L2 दोनों समांतर हैं। एक लाइन L1 L1 L2 ये दोनों पैरेलल हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल है। सही है कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो दूसरी पहली के भी समांतर है, इसमें कोई गलती नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ये चीज सत्य है, और अगर सत्य है इसका मतलब है L1 L2 उस संबंध में उपस्थित है तो L2 L1 भी उस संबंध में जरूर उपस्थित होगा। और अगर उल्टे पुल्टे उपस्थित है तो दिया गया संबंध सममित संबंध है, इसलिए संबंध R एक सममित संबंध है। संबंध R एक सममित संबंध है। ठीक है, इसके बाद संक्रामकता भी प्रूफ करनी है हमको। संक्रामकता को प्रूफ करना है तो इसमें मुझे क्या दिखाना रहेगा, देखते हैं। आपने कई बार संक्रामकता प्रूफ की है अब तक, तो उसको हम देख लेते हैं कि यहां पर लेना पड़ेगा यदि L1, L2 belongs to R implies that L1 is parallel to L2 तथा L2, L3 belongs to R implies that L2 is parallel to L3 तब L1, L3 belongs to R implies that L1 is parallel to L3। क्या ये कहना सत्य होगा? आप देखें कि अगर L1 और L2 दो लाइंस आपस में समांतर है, तीन लाइन ली हमने, L1 L2 आपस में समांतर है, L2 L3 आपस में समांतर है, तो क्या L1 और L3 भी आपस में समांतर होंगे? आंसर है बिल्कुल होंगे। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है? सत्य है। अगर ये स्टेटमेंट सत्य है तो अब हम समझ गए कि जो संबंध R है, संबंध R एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। और अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 14 पे जो भी रिलेशन दिया गया है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। और अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो वो रिलेशन तुल्यता संबंध कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि संबंध R तुल्यता संबंध है। इसलिए संबंध R एक तुल्यता संबंध है। संबंध R एक तुल्यता संबंध है। एक काम तो हमने कर लिया। इस क्वेश्चन में एक चीज और जुड़ी हुई है साथ में कि रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करिए। रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय, से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। बेटा आप थोड़ा गौर से देखिए, रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित, संबंधित कौन सा संबंध? समांतर का संबंध। इसका मतलब ये हुआ कि रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के समांतर से संबंधित का मतलब के समांतर। संबंध कौन सा है? समांतर का। तो रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के समांतर जितने भी लाइंस पड़े उन सब का सेट आपको बताना है। तो अब आप समझ सकते हैं रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के समांतर रेखा, रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। इसकी प्रवणता 2 है तो इसके जितनी रेखाएं इसके समांतर होंगी
उन सब की प्रवणता 2 होगी। और अगर उन सब की प्रवणताएं 2 होंगी तो क्या ये नंबर भी उन सबका सेम होगा? आंसर इज नो। उन्होंने केवल समांतर होने का रिलेशन दिया है, पैरेलल होने का रिलेशन दिया है। अंतःखंड वो y अक्ष पर कितने का भी काटिए, कहीं से भी जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समांतर होना चाहिए और समांतर के लिए प्रवणता सेम होनी चाहिए। तो प्रवणता वाला पार्ट सेम रहना चाहिए, बाकी कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस के, हम ये लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे इसका ग्रेडियंट और इसका ग्रेडियंट सेम है और दोनों की प्रवणताएं सेम है। कांस्टेंट टर्म में आप कुछ भी रखते रहोगे, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर ही रहेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय y इज इक्वल टू 2x प्लस k से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज नोट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 एक समुच्चय है 1 2 3 4। इसमें एक रिलेशन भी दिया गया है हमको, दैट इज 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। हमने उसको कोड कर लिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? R स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित नहीं है। सममित है, संक्रामक है, पर स्वतुल्य नहीं है। R एक तुल्यता संबंध है। दीज आर द ऑप्शंस, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। ओके, प्लीज चेक। सबसे पहले स्वतुल्यता चेक करिए, स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य होने के लिए सबके डबलेट चाहिए, 1 2 3 4, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब चाहिए। 1 1 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 स्वतुल्य है। तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी चेक करेंगे। सिमेट्रिक चेक करिए, सिमेट्रिक में सबका उल्टा पुल्टा चाहिए। 1 2 है, क्या 2 1 है? कहीं पर 1 2 है पर 2 1 नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, ट्रांजिटिव चेक करिए। ट्रांजिटिव के लिए ए बी हो, बी सी हो तो ए सी होना जरूरी है। ए बी है, बी सी है, थोड़ा ध्यान से देखिए। 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 ये है, 2 2 है, 2 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 ये है। 1 1 है, 1 3 है तो 1 3 ये है, ठीक है। 4 4 है, 4 4 है तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ए बी है, बी सी ही नहीं है, तो भूल जाइए चेक करना। 1 3 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला ये है। 1 3 है, 3 2 है तो 1 2 यहां लिखा हुआ है, क्लियर। 3 3 है, 3 2 है तो 3 2 यही है और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है नहीं। 3 2 है, 2 2 है तो 3 2 ये है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया और पूरी एक्सरसाइज में आपने ये चेक किया हुआ है, तो आप भी अपने आप से कर सकते थे इसको। ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, n एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, उसमें आपको ये संबंध डिफाइन किया गया है, दैट इज a, b इन विच a इज इक्वल टू b माइनस 2। जो a होना चाहिए वो b की वैल्यू से 2 लेस होना चाहिए, मतलब क्रमित युग्म का जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो सेकेंड एलिमेंट से 2 कम होना चाहिए और b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। दो शर्तें हैं, एक तो सेकेंड एलिमेंट 6 से बड़ा रहना चाहिए, दूसरा a की वैल्यू b से 2 लेस होनी चाहिए। देखो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसमें का जो b है वो 6 से छोटा है,
but in question we want b greater than 6. हमें b 6 से बड़ा चाहिए, तो ये 6 से बड़ा नहीं है। बाकी सब में b 6 से बड़ा है, अब इन्हीं में से कोई एक आएगा। ओके, 6 से बड़ा भी चाहिए और a की वैल्यू b से 2 कम भी हो। इसमें देखिए a कितना है 3 और b कितना है 8, तो क्या a b से केवल 2 कम है? आंसर इज नो, ये तो 5 कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए a b से 2 कम होना चाहिए, 6 8 से 2 कम है, बिल्कुल यही ऑप्शन हो सकता है। इसमें अगर चेक करेंगे तो b 6 से बड़ा तो है, लेकिन इसका a b से 2 कम नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो in such a manner we have completed our exercise 1.1 और आज हम अपनी पढ़ाई में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।